हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज करेंगे चैप्टर 15 फोनेटिक्स का। 14 चैप्टर्स हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और आपका एक टेलीग्राम टेस्ट भी कंडक्ट किया जा चुका है। जिसने अभी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है प्लीज़ कर लीजिए, आपके ही बेनिफिट के लिए बहुत अच्छा रहेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। टुडेज चैप्टर एक्सेंट एंड रिदम इन कनेक्टेड स्पीच। देखिए अब कितनी प्लेलिस्ट्स हैं आपके पास, सारे लिटरेरी टॉपिक्स की, हिस्ट्री की, एमसीक्यू प्रैक्टिस की और फोनेटिक्स की। अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, सारे रिसोर्सेज आपके पास हैं। वर्ड एक्सेंट इन इंग्लिश, ये था लास्ट चैप्टर जो हमने कवर किया था और अब आपके सिर्फ 3 टॉपिक्स और रह गए आज के वीडियो के बाद, इंटोनेशन, एसिमिलेशन एंड प्रैक्टिस ऑफ फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। इसके बाद आपका फोनेटिक्स का पार्ट कवर हो जाएगा एंड देयर विल बी एक्सटेंसिव प्रैक्टिस ऑन टेलीग्राम चैनल। Accent and rhythm in connected speech. This is what we are going to cover. These are the topics that we will cover. Polysyllabic words को understand करेंगे, polysyllabic का accent और word का accent isolation में किस तरीके से change होता है, content और structural word बहुत important topic है। UGC नेट में भी मैंने बहुत बार यहाँ से questions देखे हैं। Rhythm in English, weak forms and their importance. Within a sentence कुछ वर्ड्स होते हैं जो स्ट्रेस्ड होते हैं, राइट कुछ ऐसे वर्ड्स एक सेंटेंस में जिसको ज़्यादा स्ट्रेस देकर बोला जाता है, जो कि स्टैंड आउट करते हैं फ्रॉम दी रेस्ट। जैसे कि यहाँ पर देखिए, जिस भी वर्ड से पहले क्वेश्चन मार्क लगा है उनको हम ज़्यादा स्ट्रेस करके बोलेंगे। आई थिंक सो, ही केम बाय बस, मीट द डीन एट 10। तो यहाँ पर किसकी इंपॉर्टेंस हुई, मीट करने की, डीन की और 10 की। टेक the dog for a walk. So in the following examples, the words that stand out from the rest have been marked with a question mark. और हम लोग unintentionally ऐसी बहुत सी बातें करते हैं पूरे दिन में कि हमारे कुछ वर्ड्स स्टैंड आउट करते हैं फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ड्स इन दी सेंटेंस, लेकिन कभी डेलिबरेटली ध्यान नहीं दिया जाता है उस बात पर, लेकिन ऐसा होता है और उसी को हम कहते हैं एक्सेंट एंड रिदम इन कनेक्टेड स्पीच। अब देखिए, इन द सेंटेंस आई थिंक सो देयर आर 3 वर्ड्स एंड ओनली द सेकेंड वर्ड थिंक रिसीव्स द स्पेशल अटेंशन, रिसीव्स द स्ट्रेस। फर्स्ट एंड थर्ड वर्ड उतने इंपॉर्टेंट नहीं लगते बोलते हुए, लेकिन है ऑल्दो सेंटेंस स्ट्रक्चर का पार्ट है। दिस मीन्स दैट द सेंटेंस आई थिंक सो इज सेड एग्जैक्टली लाइक द वर्ड पोटैटो। पोटैटो आप कैसे बोलते हैं, पोटैटो। आई थिंक सो, रिमेंबर, ओकेजन। इसी तरीके से जैसे विद इन अ वर्ड आपका स्ट्रेस आता है ना अलग अलग सिलेबल पर, उसी तरीके से विद इन अ सेंटेंस अलग अलग वर्ड पर आपका स्ट्रेस आता है। वर्ड्स को हम 2 कैटेगरीज में बांट सकते हैं, स्ट्रक्चर वर्ड्स एंड कंटेंट वर्ड्स। स्ट्रक्चर जिसको कि फंक्शन भी बोला जाता है और कंटेंट जिसको लेक्सिकल भी बोला जाता है। और ये किताब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, नाम याद रखिए, ये याद रखिए, सीसी फ्राइज स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लिखा था सीसी फ्राई ने, और स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश किताब का नाम है 1953 इट गॉट पब्लिश्ड। लैंग्वेज टीचर्स हैव डिस्क्राइब्ड इंग्लिश वर्ड्स एज फॉलिंग इनटू 2 ब्रॉड टाइप्स, दोज दैट बिलोंग इन द डिक्शनरी लाइक स्टर्म एंड कन्फैबुलेट। आप कह सकते हैं नाउन, एडजेक्टिव स्पेसिफिकली। इनको कंटेंट और लेक्सिकल वर्ड बोला जाता है, एंड दोज दैट बिलोंग इन द ग्रामर लाइक ऑफ एंड द कॉल्ड स्ट्रक्चर, फंक्शन और ग्रामेटिकल वर्ड्स। स्ट्रक्चर वर्ड्स आप देखिए अब यहाँ पर, स्ट्रक्चर, फंक्शन, स्ट्रक्चर और फंक्शन और कंटेंट वर्सेस लेक्सिकल। पहले फंक्शन वर्ड्स देखते हैं आप। फंक्शन जो कि सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं, जो कि चेंज नहीं होते कभी भी, राइट। ए एंड, कोई नया आर्टिकल नहीं आता है इंग्लिश लैंग्वेज में। ऑक्सिलरीज, कैन, मस्ट, माइट, विल, कोई नया ऑक्सिलरी नहीं आएगा। Demonstrative, quantifiers, prepositions, pronouns, conjunctions. We do not ever see any new inventions in these words. And these are the content words. Noun, नए नए nouns आते रहते हैं। कंप्यूटर वर्ड एक बार नहीं एग्जिस्ट करता होगा, वंस अपॉन अ टाइम, आज से कुछ 100 साल पहले। और जैसे कि गूगल है, व्हाट्सएप है, ये वर्ड्स कभी एग्जिस्ट नहीं करते थे, वंस अपॉन अ टाइम धीरे धीरे इन्वेंट हो जाते हैं। Verbs, adjectives, adverbs. These are the content words and
फंक्शन वर्ड्स जो कि ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को कनेक्ट करते हैं। बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज में जिनकी दो प्रोनाउंसिएशंस हो सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्स्ट कि कब एक्सेंट किया जाता है उनको और कब नहीं, जिनको कि हम स्ट्रॉन्ग और वीक फॉर्म की कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। वी विल अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। तो बेसिकली स्ट्रॉन्ग और वीक फॉर्म एक ही वर्ड की डिफरेंट तरीके से की गई प्रोनाउंसिएशन होती है। आप उसी वर्ड को बहुत फास्ट जब बोल जाते हैं, इतना फास्ट कई बार कि पता भी नहीं चलता वो वर्ड कब बोला गया है, उसको हम वीक प्रोनाउंसिएशन कह सकते हैं। और बहुत स्ट्रेस करके उसी वर्ड को बोला जाता है कभी कभी डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्स्ट, जिसको एग्जाम्पल के थ्रू हम अभी करने वाले हैं। देन वी विल कॉल इट स्ट्रॉन्ग फॉर्म। स्ट्रॉन्ग फॉर्म में एक वर्ड को बहुत ही अच्छे से प्रॉपर तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है। अब कुछ स्ट्रॉन्ग और वीक फॉर्म्स को विद एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे कि देखिए वर्ड द, कभी हम दी भी बोलते हैं इसको और कभी हम द भी बोलते हैं। जब हम दी बोलते हैं दैट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग वर्ड। लुक एट द एग्जाम्पल, दे हैव बॉट द एप्पल्स। एंड वीक का एग्जाम्पल, आई डिसलाइक द मैन। सो व्हेन इट स्टैंड्स बिफोर द वोवेल, वोवेल क्या हुआ यहाँ पर ए, तब हम स्ट्रॉन्ग फॉर्म यूज करेंगे। लेकिन अगर इफ स्टैंड्स बिफोर द कॉन्सोनेंट देन वी विल यूज द वीक फॉर्म। बट की भी दो फॉर्म्स हैं, एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक। जब कॉन्ट्रास्ट यूज किया जाता है तब स्ट्रॉन्ग बोली जाती है, जब डिफरेंस यूज किया जाता है तब वीक बोली जाती है। लुक एट दिस सेंटेंस, आई एम बट अ फूल। His girlfriend is very beautiful but is not enough intelligent. तो यहाँ पर आपने थोड़ा सा तेज बोल दिया, जल्दी से बोल दिया, दैट इज वीक फॉर्म। और जब आप स्ट्रेस देकर बोल रहे हो दैट इज दी स्ट्रॉन्ग फॉर्म। यही केस है दैट में भी। जब हम डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं किसी चीज को, उसकी तरफ इशारा करें या फिर एडजेक्टिव की तरह यूज करें, तब हम स्ट्रॉन्ग फॉर्म बोलेंगे, दैट इज टॉम्स का, राइट। लेकिन जब रिलेटिव प्रोनाउन कनेक्टर्स की तरह यूज करेंगे बेसिकली, तब हम वीक फॉर्म बोलेंगे। आई थिंक दैट वी शुड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ सर्विसेज अ लॉट। यहाँ पर आपने थोड़ा सा स्पीडी बोल दिया। लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ऑफ डज। डज के केस में भी आप स्ट्रॉन्ग या स्ट्रेस्ड बोलेंगे, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन के साथ बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन करते हुए जब आप वर्ब के एक्शन पर स्ट्रेस करें। शी डज होप फॉर इंटरव्यू नेक्स्ट वीक, राइट। लेकिन हेल्पिंग वर्ब की तरह अगर इस्तेमाल किया जा रहा है तब आप इसकी वीक फॉर्म प्रोनाउंस करेंगे। डज शी वर्क एज अ टीचर? यस। सो शी डज होप फॉर द इंटरव्यू नेक्स्ट वीक, जहां पर वर्ब एक्शन के लिए यूज किया जा रहा है दैट इज स्ट्रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। और एज अ हेल्पिंग वर्ब सिर्फ यूज किया जा रहा है, तब आपकी वीक प्रोनाउंसिएशन रहेगी डज की। अब आपके लिए एक क्वेश्चन, द फुल प्रॉपर फॉर्म ऑफ फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन इज वीक फॉर्म, स्ट्रॉन्ग फॉर्म, वीक एंड स्ट्रॉन्ग बोथ, और नन ऑफ दीज। यू हैव टू गिव मी दिस आंसर इन कमेंट्स। सो दैट इज इट। अब हम लोग टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, प्ले, शॉर्ट स्टोरी एटसेट्रा एंड हिस्ट्री ऑन गोइंग है। 19 टॉपिक्स हो चुके हैं। एमसीक्यूज के 3 एमसीक्यू वीडियोस की प्रैक्टिस हो चुकी है और उसके बाद हम लोगों ने फोनेटिक्स शुरू किया है। और अब हिस्ट्री, एमसीक्यू और फोनेटिक्स ये सब साइमल्टेनियसली चलेगा। इसके साथ ही साथ अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें तो आपकी एमसीक्यूज की एडिशनल प्रैक्टिस होती रहेगी। एक बार फिर से मैं आपको याद दिला देती हूँ प्लेलिस्ट्स के बारे में। पोइट्री, शॉर्ट स्टोरी, प्ले, नॉवेल, एसे, हिस्ट्री, एमसीक्यू, फोनेटिक्स, यही सब कुछ है जो आपको प्रिपेयर करना है। अभी भी शुरुआत करें और अच्छे से लग जाएं अपनी प्रिपरेशन में। एक दिन में 7-8 घंटे, अब 7-8 घंटे, कुछ दिन पहले मैं 5-6 घंटे बोला करती थी, लेकिन अब आपने प्रिपरेशन शुरू की है तो 7 to 8 आवर्स एक दिन में देना तो बनता है। तो 7 to 8 आवर्स दीजिए। सभी वीडियोस को देखिए, अच्छे से पॉज करके देखिए, सभी पॉइंट्स को नोट करिए, रिपीट मोड में देखिए, तो आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। नेक्स्ट चैप्टर के लिए जल्दी ही मिलेंगे। चैप्टर नंबर 16 कवर करना है अब हमें, और 16, 17, 18 सिर्फ 3 चैप्टर्स हमारे रह गए हैं।
अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करिए और अपीयर करिए। जितने भी पॉसिबल MCQs हैं उनके लिए मेरे चैनल के थ्रू अपीयर कर सकते हैं। बहुत सारे वीडियोस भी मैंने अपलोड किए हैं MCQs के लिए। सबकी प्रैक्टिस करिए, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। आप सबके एग्जाम के लिए मेरी तरफ से ग्रेट गुड लक, और प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रोवाइड योर वैल्यूएबल फीडबैक इन कमेंट्स।